चलिए मैम, कर्क राशि। चलिए, कर्क राशि के बारे में जितना थोड़ा बहुत जो बताना है वो बताइए। सर सामने तो आपने पोस्टर लगा दिया। आधा तो उसी में ही है। अच्छा, पोस्टर हटा दिए। चलिए। सॉरी सर। वो तो मैंने जस्ट इम्पोर्टेंट कुछ मैटर्स हाँ है, हाँ। वो मैंने लिख दिया था। नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर, ऐसे ही मैं बोल रही थी। चलिए, शेयरिंग स्टॉप कर दिया। बोलिए, आप बोलते रहिए। सर मैं बताऊं? जी। और तो चलिए कोई सर है नहीं। बताते हैं। नहीं सर है, चलिए सर बताती हूँ सर। कर्क राशि, 4 नंबर। जी। 3 के बाद 4 नंबर। 3 का जी। सस्टेनस 4। 3 नंबर होता है हमारी भाग दौड़, हमारी थकान। जिसके बाद 4 नंबर आता है हमारा आराम। जी। ठीक है सर। ये कर्क राशि सर जलीय राशि है। हम्म। जल का रंग स्वच्छ होता है। हम्म। तो कर्क राशि के जो लोग होते हैं वो फेरी टोन के होते हैं। इनका इनकी लेंथ सामान्य होती है। और ये चर राशि है। वर्ण इसका ब्राह्मण है। ये काल पुरुष का सीना है, जहाँ हृदय होता है। जहाँ हृदय है वहां ये इमोशंस भी होते हैं। इसको केंद्र में स्थान दिया गया है। अगर हम जलीय राशि को देखें सर, तो 3 के बाद 4 जो आराम की ये राशि है, यानी ये होमली राशि है, ये कंफर्ट की है। जहाँ पे हमें घर में आराम मिलता है। इसकी बागडोर एक माँ के हाथों में दी गई है। क्योंकि जहाँ पे सर होमली नेचर होता है ना, वहां पे सर हम लोग ना एकजुटता होती है। तो इस राशि के लोग ना बांधे रखते हैं। बिल्कुल। इसमें बिल्कुल। बिल्कुल। इसमें बहुत ज्यादा त्याग होता है। क्योंकि माँ के अंदर ना त्याग और वात्सल्य की भावना होती है, जो कि कर्क राशि को दी गई है। त्याग क्यों होता और है माँ मैम? भी परि मैम, त्याग क्यों है मालूम है आपको? सर एक एक स्त्री को सर एक स्त्री के नेचर को ना ठीक है, त्याग। ओके मैम, ओके, आप कंटिन्यू करो। ठीक है, चलो मैं उसको डिस्कस करूंगी। ठीक। ठीक है आगे सर। बोलो। और माँ माँ जो होती है सर, एक वात्सल्य के साथ, त्याग के साथ, बांधने के साथ ना केयरिंग नेचर होता है उसका। तो हम्म। इसलिए इस राशि के लोग ना केयरिंग बहुत होते हैं। इसलिए ये जोड़े भी रखते हैं। ये चर राशि है, इस राशि के लोग ना स्थिर नहीं रह पाते, उनको चेंज चाहिए जीवन में। हम्म। इनको चेंज चाहिए। और सर ये लेट गो की भावना ज्यादा रखते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस नहीं ले पाते, क्योंकि वो जलीय राशि है ना, वो अगर स्थिर हो जाएगा तो उसमें सर स्मेल आ जाएगी। हम्म। बिल्कुल। 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 सर इससे ज्यादा तो सर फिर मेरे को साहित्य में जाना पड़ेगा सर, जितना मुझे आता है मैंने बता दिया। चलिए, साहित्य में ही चलिए। जी सर। साहित्य में चलिए। सुनो तो, अरे हमें भी सीखने की इच्छा है भाई। तो बाकी लोग कहाँ चले गए इससे बाज? हाँ, कोई बात नहीं। अविनाश, कुछ बोलोगे कर्क के बारे में? नहीं सर, आप ही बोल दीजिए। अरे बोलो अपना। ये जो जड़ता है इसको खत्म करो। जो बोलने की हिचकिचाहट है इसको खत्म करो। बोलो, जो जानते हो बोलो, जो मन में आता है बोलो। हम तो बोलेंगे भाई। अब हम जैसे बोलेंगे तो फिर तो जैसे मिथुन बोले थे वैसे ही बोलेंगे ना। हम तो पूरा रिसर्च सामने रख देंगे, चिंता मत करो। हमने कुछ तो लिख के रखा ही है।
वह लिखते लिखते हाथ में दर्द हो गया बोल के लिख नहीं पाए। हम सोचे चलो बाद में बता देंगे। जबकि एक एस्ट्रोलॉजर, या एस्ट्रोलॉजर मतलब होता है केतु। केतु का काम ही होता है, केतु को अगर हम नर्सिंग करना चाहते हैं तो लिखना ज्यादा जरूरी होता है। केतु को ठीक करने का एक ही उपाय है, लिखते रहना। लिखते रहना, कलम से लिखना मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन ये कंप्यूटर में लिखना बड़ा दुविधा सा महसूस होता है। नहीं बोलना है क्या कुछ? नहीं सर, आप बता दीजिए सर। अच्छा, ठीक है सर। चलो। कर्क राशि। कर्क राशि, इसकी दैहिक संरचना क्या है? श्वेत और रक्ताभ वर्ण है इसका। रक्ताभ मतलब रक्त जैसा इसका रंग है। कर्क राशि के कोई भी जातक होगा या जाति का होंगी, उसके जो शरीर का रंग होगा वो एक तो सफेद प्लस लालिमा एक साथ में अगर मिला के जैसा रंग बनता है। रक्त को सफेद रंग के साथ अगर निचोड़ के मिला दिया जाए तो जो रंग बनता है वो उसके शरीर का रंग है। आ, आकार प्रकार में क्या होगा? शरीर के ऊपरी भाग थोड़ा ज्यादा लंबा होगा। ये कर्क एक ऐसा राशि है जिसमें पैदा होने वाले जातक अब्लिक जाति का, उनके कमर से शरीर का ऊपरी हिस्सा लंबा होता है और कमर से नीचे वाला हिस्सा मोटा होता है, बट थोड़ा बौना होता है। संस्कृत में बोलूं तो ह्रस्व। कैसे समझेंगे इनके आकार प्रकार के? जैसे हिप ज्यादा चौड़ा होता है, पैर बाकी में मोटा होता है। ठीक है, मतलब शरीर का निचला हिस्सा जो है वो स्थूल होते हैं। इनके चेहरा जो है थोड़ा सा गोलाकार होता है, और इनके जो आंख है वो, उनको कहा जाता है श्वेत शुभ्र। आंख का ई वाला जो हिस्सा है ना, ई, ई ये वाला, ये वाला, ये वाला नहीं, काला वाला नहीं, उसके बाद वाला। जैसे हम लोगों का लाल सफेद लिए हुए है, बट इसका जो होगा कर्क वाला, वो एकदम प्योर व्हाइट होगा, श्वेत शुभ्र। इस उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया सफेद टाइप का। और उसके बाल जो होंगे ना वो घना काला होगा। ये इसकी दैहिक संरचना है। शारीरिक अगर उसके सौष्ठव को देखें तो फिर ये देखने के बाद यही चीज नजर आएगी। अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो, जातक अब्लिक जाति का, तो आप देख के ये समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो कर्क राशि के व्यक्ति हो सकता है। बस आपको थोड़ा पता करना पड़ेगा। कमर से
ऊपर वाला हिस्सा, कमर से मस्तक का हिस्सा लंबा होगा, और कमर से पैर का तलवा तक का हिस्सा वो बौना होगा। मतलब एवरेजली जैसे नॉर्मल आदमी का क्या होता है, ऊपर और नीचे बराबर होता है, इसका उल्टा है, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला कम है। कोई बात। इसके स्वरूप, एक तो चर राशि है, आ, कर्क स्त्री जाति का राशि है, सौम्य है तथा कप प्रकृति वाले हैं, सतगुणी है। सतगुणी मतलब वो रज, तमह और सत्व, ये जो तीन गुण का मतलब जो होते हैं राशि, उसमें ये सत्वगुणी है। सत्वगुणी का मतलब होता है बैलेंस होना। कहाँ पे, रज और तम। तम मतलब होता है अलस, जो इकट्ठा रहता है। जैसे अगर ये सत्य रज तम का मतलब होता है क्या, आ, एक तम गुण जो एकदम पड़ा रहता है, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ये अगर एक एटॉम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक एटॉम की पॉइंट ऑफ व्यू से, एक परमाणु की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, तो न्यूट्रॉन है तमगुण, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। रजगुणी होते हैं इलेक्ट्रॉन, और सत्वगुणी होता है प्रोटॉन। अब कैसा है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये न्यूट्रॉन है, इसको एन के नाम से हम जानते हैं। ओके, एन। इसके जस्ट बगल में रहता है पोजिस्टन या प्रोटॉन, इसको पी के नाम से जान लीजिए। अब क्या है यहाँ पे, उसका जो गाढ़ापन है, उसकी जो डेंसिटी है सबसे अधिक है, और एक एटॉम के चारों ओर इस तरह से जो विन्यास में घूमने वाले हैं, वो होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ये जो कण है, ये जितने कण हैं, ये कण जो होंगे वो होंगे इलेक्ट्रॉन। अब ये इसके बल से बलियान है, ये बोला हम नहीं हटेंगे, तो क्या करता है, ये पी इसको आकर्षित करता है। और ये चूंकि न्यूट्रॉन एकदम उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो सेंट्रल पॉइंट को पकड़ के बैठा हुआ है। और इलेक्ट्रॉन उसके ये प्रोटॉन के आसपास में ये घूमते रहता है, इस तरह से घूमते रहता है। अधिक गति अधिक किसका है, इसका, ये ये वाला हिस्सा का, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इसका देखो गति नहीं है, ये एक जगह पे फिक्स है, बट इसके पावर उतना ही है जितना इसका। जैसे एक अंगुली पे ऐसे मान लो, एक अंगुली पे अगर ऐसे हम कोई चीज को पकड़ लेते हैं और उसको घुमाते रहते हैं, इस तरह घुमाते रहते हैं, तो वो घूमते रहता है। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा है जो हम सिरे से पकड़े हुए हैं, है ना। वैसे ही समझ लो ये सिरे से पकड़ा हुआ है, ये वाला पॉइंट, और ये घूम रहा है। तो इसकी खिंचाव और इसकी खिंचाव, घूर्णन गति एक जैसे होते हैं। अपने यहाँ अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखे, तो बात वही घूम फिर के वही आती है
सत्व रज और तमगुण, तो ये बेसिकली सत्व गुण वाले हैं। यानी इसके अंदर आलसपन भी है और कर्म क्षमता भी है, दोनों है। ये बहु चरण है, वो बहु संतान वाली। ध्यान से देखना है इस बात को। कर्क राशि के संतान या संतति संख्या अधिक होती है। अकॉर्डिंग टू मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हम इसमें क्या देखते हैं, पेट, वक्षस्थल और गुर्दे का विचार करते हैं। ठीक है। और ये काल पुरुष का हृदय है, मतलब शिव शंभू का हृदय वाला पार्ट है ये। काल पुरुष का मतलब होता है सदाशिव, या आप जिसको शिव शंभू जानते हैं उनका ये हृदय है। समोदयी या पृष्ठोदयी है, हम वो कह सकते हैं, समोदयी या पृष्ठोदयी। और इसके स्वामी जो है वो है इसका चंद्रमा। अब यहां से उसके डिस्क्रिप्शन हम धीरे धीरे आगे जाएंगे। कुछ लिखे हैं, बाकी सब हम बताते चले जाएंगे। चरित्र, इसकी प्राकृतिक चरित्र क्या है? प्राकृतिक जो चरित्र है मतलब इसका नेचर, स्वभाव कैसा है। सांसारिक कोई भी उन्नति हो, इसको संसार में आना है और आके इसमें अपने आप को उन्नत करना है। और ये उन्नति के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। कर्क लगन या कर्क राशि वाले, कर्क लगन को या कर्क राशि को एग्जाम्पल दिया जाता है पावन गंगा के तौर पे। जन्म कहाँ? शिव शंभू की जटा से। उनके रास्ते पे बहुत स्ट्रगल है। जटा से निकल तो गए, लेकिन कहाँ जाना है, क्या करना है, वो इनको पता नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो वहां से पैदा होने के बाद वो जैसे अपने गति, अब मान लीजिए पानी है, पानी जैसे धरती पे आएगा तो पानी ढलान की तरफ जाने वाली है। पानी की गति कहाँ है? ऊंचाई से नीचाई की तरफ, है ना। तो नीचे की तरफ जब जाते हैं तो फिर वहां पे बहुत सारा बाधाएं विघ्न भी आते हैं ना, बड़े बड़े पत्थर। फिर वहां से साइड होके उसको रास्ता निकलना पड़ता है। उसका उद्देश्य कहाँ है? जाके समंदर में मिलना। एक नदी की उद्देश्य कौन सा है? समंदर में मिलना। यानी उसकी उन्नति कहाँ होगी? एक्सट्रीम उन्नति समंदर में मिल जाने से वो सेचुरेटेड है, बस वही उसका टारगेट है। उस सांसारिक उन्नति कौन है यहाँ पे? जैसे आमतौर पे आम लोगों का दिमाग में क्या रहता है कि उसके संसार में पैसे की थोड़ी सी बोलबाला हो जाए। एम आई राइट? जी सर। जी सर। तो वो पैसे की बोलबाला के लिए, मतलब ताकि उसके घर में कोई जल्दी से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है वो। इसी को सांसारिक उन्नति बोले जाते हैं।
सांसारिक उन्नति का मतलब होता है जैसे घर हो गया, मकान हो गया, जमीन जायदाद खरीद लिया, ठीक है। ये सब के लिए वो हमेशा जो है ना निरंतर प्रयासशील रहता है, वो प्रयास करता ही रहता है। लेकिन ये ऑनेस्ट है, ये कोई असद उपाय प्रयोग में नहीं लाता। क्यों? क्यों नहीं लाता? क्योंकि इसके पास लज्जा होती है। ये थोड़ा साई टाइप के होते हैं लोग, खोल के आपको नहीं बोलेंगे। अगर कभी प्रॉब्लम में भी रहेंगे तो आपको बस समझना पड़ेगा। समझ लिए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो वो स्ट्रगल खुद खुद ब खुद करता चला जाएगा। इनके फ्रेंड सर्कल भी बहुत कम होते हैं। मैं ये क्यों है, मैं लॉजिक दे रहा हूं आगे चल के। बट इसके पास धीरज बहुत होता है, कार्यस्थैर्य, धीरज से कार्य करने वाला, बहुत पेशेंसफुली वो काम करता है। और समयानुयायिता या समयानुवर्तिता, कोई भी वर्ड आप यूज करें, यानी अकॉर्डिंग टू टाइम। जैसे अगर ये कहता है कि हम 8 बजे आपसे मिलेंगे, वो 8 ही बजे मिलेगा, 8:10 नहीं करेगा, 8:05 नहीं करेगा। इसके अंदर समय को भांपने की बहुत ज्यादा ताकत होती है। किस समय में कौन से काम इसके लिए अनुकूल है, वह ये समझ सकता है। ये इसका नेचुरल इंस्टिंक्ट है। हम जिसको छठा इंद्रिय बोलते हैं ना, वो छठा इंद्रिय इसके चरित्र के अंदर है, कर्क वालिका। इसलिए कर्क राशि को स्थैर्य राशि का एक अन्यतम स्थैर्य राशि कहा गया है, क्योंकि इनके अंदर स्थिरता की जो गंभीरता है वो अधिक है। वो स्थिर रह पाते हैं किसी भी चीज में। जबकि इसके संज्ञा जो है, या इसकी परिभाषा में, अभी कुछ देर पहले लक्ष्मी मैम ने बताया कि ये चर संज्ञक वाले हैं, जो एक चंचल एक जगह पे हो ही नहीं पाता। बट फिर भी किसी भी काम को सफल करने के लिए, मैंने क्या बोला, इसके कार्य की स्थिरता क्यों है, इसका लक्ष्य कहाँ है? लक्ष्य समंदर, समंदर। और वो समंदर तक पहुंचने के लिए कार्यशीलता, उसमें कार्य में उसका स्थिरता है। टारगेट में पहुंचना है, अब टारगेट में पहुंचने के लिए वो चंचल है। ध्यान से समझना लक्ष्मी मैम, ये सारे चर संघक जो राशियां हैं, ये हर एक राशियों की इसलिए परिभाषाएं अलग हो जाती हैं। जी सर। जैसे मेष है, मेष मेष का भी लक्ष्य वही है। कहां पे? एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर एक श्रृंखला दिख रहा है, एक श्रृंग है, वहां पे उसको पहुंचना है, जी पहाड़ की ऊंचाई की तरफ। वो जो भेड़ा है ना, उसका दृष्टि इस तरह है, ऐसे ऊपर की तरफ। सर। यानी वहां पे भी उसके कार्य स्थिरता बहुत ज्यादा है, कार्य स्थैर्य है उसके पास। लेकिन उसकी गति कहाँ है? ऊर्ध्वमुखी।
ध्यान से समझना, मेष और हम्म। कर्क का डिफरेंस क्या है? दोनों ही चर संख्यक है। डिफरेंस क्या है? वो ऊर्ध्वमुखी है, मेष ऊर्ध्वमुखी चलना, ऊंचाई की तरफ, ऊपर की तरफ। लेकिन ये कौन सा है? इर्द गिर्द, साइड, जैसे ये जा रही है, मान लीजिए पानी बहाव है, बीच में एक पत्थर आया, साइड से क्रॉस करके चलना स्टार्ट कर दिया, इसकी गति नीचे की तरफ। हम आप आम जीवन में उसको कैसे समझेंगे? कैसे समझेंगे? हमने बोला मेष के लिए ऊर्ध्व गति, कर्क के लिए निम्न गति, मैंने बोला। बट आम जीवन में कहां रिलेट कर पा रही है इसको? मैंने यहां फिर भी लिख के रखा है, आम जीवन में कहां रिलेट कर पा रही? बताएंगे कोई? सर कहने का मतलब ये मतलब इनके चरित्र में हजार कठिनाइयों के बाद भी ये अपना रास्ता निकाल लेते हैं। हाँ मैम, वो तो दोनों के लिए है, मेष के लिए भी है, कर्क के लिए भी है, और बाकी जितने चर संघ राशि हैं उनके लिए भी है, सभी के लिए है। लेकिन सर इसमें तो धैर्य है ना, और मेष में तो थोड़ी सी जल्दबाजी है। नहीं मैम, मेष में वहां जब तक नहीं पहुंचता है वो मर जाएगा, फिर भी वो छोड़ेगा नहीं वो रास्ता। मतलब ये नहीं पत्थर पे कूद सकता है, पत्थर पे कूद के भी वो आगे जाएगा। ये ये डिफरेंसेस है क्या बेसिकली? ओके चलो, क्लियर करता हूं। ऊंचाई का मतलब होता है स्पिरिचुअल सेंस, जी। आध्यात्मिक चेतन स्तर में ऊंचाइयां। मैं ये आप लोगों से सुनना चाह रहा था, क्योंकि देखो ये सारे क्लासेस बस। मैंने ऑलरेडी करवाए हैं, पढ़ाए मैंने, ठीक है। और ये चर कर्क वाला क्या है? वो सांसारिक मेटेरियलिस्टिक लाइफ में ऊंचाई पाना चाहता है। मेष के लिए बड़ा मकान हो जाए, हवेली हो जाए, वो मैटर नहीं करता। वो अगर एक आम आदमी के लिए एक हॉस्पिटल बना दे, उसके लिए वो सक्सेस है। लेकिन वही चरसंघ कर्क के लिए, वो अपने लिए खुद के लिए एक बड़ा हवेली बना ले, तो उसके लिए सक्सेस है। मैं बहुत छोटा छोटा डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने बोला आपको, हर एक दिन मैं बोलूंगा कि हर राशि अपने में श्रेष्ठ है। हर एक राशि, 12 के 12 राशि खुद की जगह पे वो श्रेष्ठ है। लेकिन आप श्रेष्ठता को देखेंगे कैसे? आपको तो निष्पक्ष रहना होगा, और निष्पक्ष कोई होता नहीं है मैम। बट हम चूंकि स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि इसकी सापेक्ष में कौन श्रेष्ठ है। मैंने ये हर दिन आप लोगों को यही चीज बताता हूं। राशियों को समझना है तो किसके सापेक्ष में कौन सी चीज श्रेष्ठ है वो आपको समझना पड़ेगा। दोनों चर हैं, कर्क भी चर है, मेष भी चर है। मैं तत्व पे नहीं जा रहा हूं, मैं कहीं पे भी नहीं जा रहा हूं। आप कह सकते हैं कि ये जल तत्व है, वो अग्नि तत्व है, तो तत्व में डिफरेंस है। अरे छोड़ो ना, चर संघक में ही डिफरेंस है, दोनों की चरणशीलता में ही डिफरेंस है। पहले उसको समझिए आप। उसके
बाद फिर आप तत्व पे जाइए, उसके अंदरूनी, फिर बनावटी में माने नक्षत्र पे जाइए। अंदरूनी बनावटी का मतलब होता है नक्षत्र पे जाइए। लेकिन दोनों चर अलग है। मैंने क्या बोला, मेष के लिए चर संघ कौन सा है, उसमें भी जल्दबाजी है, वो भी अपना स्ट्रगल नहीं छोड़ता है। ठीक है, ये भी जल्दबाज है, इसको भी जल्दी जाना है, इसलिए ये पत्थर के साइड से निकलता है। इसका लक्ष्य समंदर है, उसके लक्ष्य पहाड़ की ऊंचाई। यहीं पे तो डिफरेंस आपको समझ में आ जाना चाहिए। जो दूर से दिखता है वो पहाड़ की ऊंचाई है। समंदर दूर से नहीं दिखता है, वहां जाके पता नहीं चलता। तो मेष का जो क्रियाशीलता होगी, जो काम होंगे, वो लोगों के भलाई के लिए। लेकिन कर्क जो काम करेगा वो खुद की भलाई के लिए। बस इतनी सी डिफरेंस है, और कहीं डिफरेंस नहीं। ये लोग मैक्स टू मैक्स कभी भी चैरिटी कर ही नहीं सकता। आगे चल के नेक्स्ट क्लास में मैं इसको और डिटेल करूंगा। जबकि कर्क के पास बहुत पावर होता है, मैं वो भी बताऊंगा आपको। क्लियर हो गया यहां तक में? कोई क्वेश्चन? नो सर। देखिए, मैं यहाँ कुछ थोड़ी सी दो दो चार लाइन लिख के रखे हैं। पूर्ण जी प्रज्ञा के कारक पति जो बृहस्पति है, उसका ये तुंग स्थान है या परम उच्च स्थान है? जी सर। कर्क बृहस्पति का सूच्य है, उच्च स्थान है इसके। और अहंकार के कारक और दम के प्रतीक मंगल का नीच स्थान है। बहुत ध्यान से इन दो वर्ड जी देखना, जी दंभ और अहंकार। रावण है, रावण। एक शक्तिशाली व्यक्ति के पास अगर ये दो वर्ड आ जाएं, एक अहंकार और एक दंभ, वो रावण बन सकता है। यहां पे मंगल आके सेनापति नहीं बनता, देव सेनापति नहीं रहता, वो रावण का सेनापति बनता है। क्वालिटी वही है, युद्ध करना। क्वालिटी उसके काम वही है, सेवा देना लोगों के लिए। बट मकर का मंगल और कर्क के मंगल में फर्क होता है। मकर का मंगल मास पीपुल के लिए सोचता है, लेकिन कर्क का मंगल दो चार लोगों के लिए सोचता है। उसका 1000 2000 10,000 लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। उसको थोड़ा सा भी अगर अचीवमेंट मिलता है तो वो अहंकारी बनता है। और यानी रावण का जो दो हिस्सा है, एक ज्ञानी रावण, वो है आपका मकर का मंगल, और एक अज्ञानी रावण, दाम्भिक रावण, वो है कर्क का मंगल। दोनों के गुण वही हैं। दोनों में फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। दोनों ही जीतना चाहता है दुनिया को। लेकिन दाम्भिक रावण सीता को भी जीत नहीं पाया। बट वही जो ज्ञानी रावण है, वो अंतिम समय में
लक्ष्मण को यह सुनिर्दिष्ट ज्ञान देने की वजह से राम को भी जीत लिया था। मेरी बात को आप समझ रहे हो ना आप लोग? मैं जी बहुत बहुत एडवांस लेवल की बात कर रहा हूं आज।